ज़्यादा इनपुट रखेंगे तो इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे। देशी अंदाज और स्वदेश सभी का दूरदर्शन समाचार पर लेकर हाजिर हूं मैं। खबरों का सिलसिला बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक नजर डालेंगे 11 बजे की प्रमुख खबरों पर यानी सुर्खियों पर। बिहार चुनाव पर निर्वाचन आयोग ने बुलाई प्रवर्तन एजेंसियों की प्रमुखों की बैठक। चुनाव के काले धन, नकली नोट और नशीले पदार्थों की तस्करी के इस्तेमाल पर रोक लगाना है मकसद। बिहार में आज से अमित शाह की चुनावी रैली, बाकी दलों के धुरंधर भी प्रचार अभियान में कूदे। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन। गुजरात में अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की नई कैबिनेट का होगा गठन। कुछ नए चेहरों को भी मिल सकती है जगह। नासिक में स्वदेशी तेजस मार्क 1A का अनावरण करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का एडवांस वर्जन है तेजस। और डेनमार्क ओपन में भारतीय खिलाड़ियों पर नजर। सिंगल्स में लक्ष्य सेन और डबल्स में सात्विक चिराग क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। लक्ष्य का एलेक्स लानियर से मुकाबला आज। तो ये थी प्रमुख खबरें और अब बात विस्तार से, जहां बिहार विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग पूरी तरह से अब एक्शन मोड में है। आज चुनाव आयोग की अहम बैठक हो रही है जिसमें कानून और प्रवर्तन एजेंसियों के शीर्ष अधिकारी इसमें शामिल हो रहे हैं। इस बैठक में एनफोर्समेंट एजेंसीज की हेड्स कमेटी की और सुरक्षा बलों के प्रमुख अधिकारी शामिल होंगे। बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी ऑनलाइन माध्यम से इस बैठक में जुड़ेंगे। तो वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार भी इसमें भाग लेंगे। कुल 17 विभाग इस समिति में शामिल हो रहे हैं, जिनमें सीबीडीटी, सीबीआईसी, ईडी, डीआरआई, सीईआईबी, एफआईयू, आईएनडी, आरबीआई, आईबीए, एनसीबी, आरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, बीसीएएस, एएआई और डाक विभाग इसमें शामिल हैं। इस बैठक का सीधे तौर पर मकसद है कि चुनाव के दौरान काले धन, नकली नोट, शराब, ड्रग्स और तस्करी जैसे अवैध साधनों के इस्तेमाल पर रोक लगा सके। निर्वाचन आयोग का यह कदम चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने और काले धन के प्रभाव को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम भी माना जा रहा है। और वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज समाप्त हो जाएगी। कुल 243 सीटों में से 121 निर्वाचन क्षेत्रों में 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 6 नवंबर को पटना, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय में वोटिंग होगी। इसके अलावा 6 नवंबर को लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, बक्सर, भोजपुर में मतदान होंगे। 18 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 20 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। और वहीं पहले चरण के चुनाव में कई हाई प्रोफाइल नाम भी हैं इस बार, जिनकी किस्मत दांव पर है। तारापुर से सम्राट चौधरी, लखीसराय से विजय सिन्हा, बांकीपुर से नितिन नवनी, राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में है। साथ ही महुआ सीट से तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में है और सिवान सीट से अवध बिहारी चौधरी इस बार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके साथ ही अगर दानापुर सीट की हम बात करें तो दानापुर से रामकृपाल यादव चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। छपरा से खेसारी लाल यादव चुनावी मैदान में हैं और अमनौर सीट से कृष्ण कुमार मंटू इस बार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो 6 नवंबर को 121 सीट पर होने वाले मतदान के लिए तमाम दलों के प्रत्याशियों के नाम तय हो चुके हैं। और बात अगर सत्तारूढ़ गठबंधन की करें तो एनडीए के दिग्गज प्रचार अभियान में भी जुट गए हैं। आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्र में मंत्री अमित शाह चुनावी रैली के जरिए पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। अमित शाह की आज तरिया और अमनौर में 2 जनसभा है। उसके बाद पटना में बुद्धिजीवी सम्मेलन में अमित शाह हिस्सा लेंगे। ये सम्मेलन पटना के गांधी मैदान में आयोजित होगा।
और शायद ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी चुनाव में गठबंधन दल एक साथ तो हैं, लेकिन कौन कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगा इसका फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। बिहार में इस बार कुछ इसी तरीके की स्थिति है। पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है और कांग्रेस, आरजेडी समेत विकासशील इंसान पार्टी, सीपीआई, माले, सीपीएम और सीपीआई जैसे घटक दलों में ऐसी गांठ लगी हुई है जो सीट बंटवारे के मुद्दे पर खुल ही नहीं पाई है अभी तक। कल देर शाम तक वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी कांग्रेस से नाराज थे, लेकिन कहा जा रहा है कि आखिरी वक्त में राहुल गांधी ने उन्हें मना लिया और बात बन गई। सहनी महागठबंधन में उचित स्थान नहीं दिए जाने से नाराज थे और उन्होंने लगभग नाता तोड़ ही लिया था। मुकेश सहनी बिहार में निषाद समुदाय के नेता हैं, जो राज्य की आबादी का लगभग 2.5% है। और इसी बीच कांग्रेस ने उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 48 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में सबसे प्रमुख नाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम का है, जिन्हें कुटुंबा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया। तो वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान अपनी मौजूदा सीट कदवा से ही चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के अनुसार इन 48 उम्मीदवारों में से 24 पहले चरण में और 24 दूसरे चरण में अपनी किस्मत आजमाएंगे। कांग्रेस ने कहा है कि बाकी बची हुई सीटों के लिए भी उम्मीदवारों के नाम जल्द घोषित कर दिए जाएंगे। बिहार में 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को मतदान होना है, जिसके नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान पर कहा है कि जहां आपस में दिल ही नहीं मिले हों, सिर्फ किसी न किसी तरह से सत्ता में बने रहने की ललक हो, वहां ऐसा ही होता है जैसा महागठबंधन में हो रहा है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। स्टेट का डेवलपमेंट सबसे बड़ा मुद्दा होता है, तो कोलिशन में थोड़े समझौते हो जाते हैं, ऊंचा नीचा होने के बाद भी होता है, लेकिन जहां आपस में दिल ही नहीं मिले हुए हों, सिर्फ किसी न किसी तरह से सत्ता में बने रहने की ललक हो, तो फिर ऐसे ही होता है जैसा महागठबंधन में हो रहा है। एनडीए ने बहुत समय से सीटों का बंटवारा कर लिया, तो इस बिहार का जो भाव है वो एनडीए के साथ। और वहीं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहा है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का कहना है कि एनडीए की सरकार बनेगी, तो वहीं भाजपा सांसद रवि किशन का कहना है कि जनता का मिजाज पीएम मोदी, नीतीश कुमार को दोबारा लाने का है। जनता का मिजाज विकास के साथ है, सुरक्षा के साथ है, व्यवस्था के साथ है। आपको सुनाते हैं। हमारा एनडीए सरकार बनेगा और मुझे जो खबर मिला है चारों तरफ बहुत ठीक ठाक है और जनता खुश है। जनता को मानना है कि एनडीए सरकार बनेगा तो हमारा विकास का जो गति और भी तेज होगा। मोदी जी, नीतीश कुमार, अब की बार फिर है नीतीश कुमार। विकास के साथ है, सुरक्षा के साथ है, व्यवस्था के साथ है। युवा अपना भविष्य देख रहा है, रोजगार दिया जाएगा। और वहीं भोजपुरी सिनेमा के स्टार एक्टर और गायक खेसारी लाल यादव अब राजनीति में कदम रख रहे हैं। बिहार में आरजेडी ने छपरा सीट से खेसारी लाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। आरजेडी का सिंबल मिलने के बाद खेसारी लाल यादव छपरा पहुंचे। अपनी नई पारी को लेकर वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। मैं बाहरी थोड़ी हूँ, मैं तो छपरा का ही हूँ। छपरा कोई मैं ऐसा थोड़ी है जब मैं मधुबनी से चुनाव लेने आ गया। मैं तो छपरा का ही बेटा हूँ और छपरा के लोगों और मैं ऐसी धरती पे पैदा हुआ हूँ जहाँ भिखारी ठाकुर जी पैदा हुए हैं। और हम सबका सौभाग्य है जो ऐसे कलाकार यहाँ पैदा हुए जिनका नाम क्या बोलो, पूरी दुनिया नहीं, ये जब तक धरती रहेगी ना तब तक इनको हम नहीं भूल पाएंगे। उसी धरती का एक भिखारी हुए, दूसरा खेसारी है। अब तो मेरी जिम्मेदारी डबल हो गई है, तो अब थोड़ा सा कला से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा हमेशा कि महीने का कम से कम 15 दिन अपने छपरा के लोगों को दूं, अपने भाइयों को दूं, अपने उस माँ को दूं जिस माँ के विश्वास में आज इतना बड़ा हो गया। बीजेपी ने बिहार विधानसभा के आगामी आम चुनाव के लिए अपने शीर्ष नेताओं सहित 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है।
जो राज्य भर में पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह के नाम सबसे ऊपर हैं। इनके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, गिरिराज सिंह, स्मृति ईरानी, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी प्रमुख स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं। भाजपा की सूची में बिहार के कई वरिष्ठ और स्थानीय नेता भी हैं, जिनमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, संजय जायसवाल, नित्यानंद राय, राधा मोहन सिंह, रेणु देवी, रविशंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूडी, अश्विनी चौबे, सत्येंद्र दुबे, बाबूलाल मरांडी और गोपाल जी ठाकुर जैसे नेता शामिल हैं। और दिलचस्प बात यह है कि भाजपा ने इस बार भोजपुरी फिल्म जगत से जुड़े लोकप्रिय चेहरों मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ को भी प्रचार सूची में जगह दी है। ये सभी नेता आने वाले हफ्तों में बिहार के विभिन्न जिलों में जनसभाएं, रोड शो और संवाद कार्यक्रम करेंगे, जिससे चुनावी माहौल को गति दी जा सके। और इसी पर ताजा अपडेट लेने के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त पटना का, जहां पर हमारे सहयोगी कुमार आलोक इस वक्त बने हुए हैं। सीधा उनके पास चलते हैं। कुमार आलोक, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो एनडीए की तरफ से तो बहुत जल्द ही सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय हो चुका है, लेकिन अब आज पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है, लेकिन महागठबंधन की तरफ से अभी तक सीट शेयरिंग का ये फॉर्मूला ही तय नहीं हो पाया है। बिल्कुल सही कहा आपने। आप एनडीए ने तो पहले सीट शेयरिंग सम्मानजनक तरीके से कर ली। सारी जो उनके घटक दल है उन्होंने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी, और यहाँ तक आपने कहा जिसे स्टार प्रचारक जो होंगे बिहार चुनाव के लिए, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, उनके भी नामों की घोषणा हो गई। और आप देखिए कि यहाँ पर जो चुनावी जनसभा है एनडीए की ओर से वो भी शुरू हो गया है। और कुछ देर में, यहाँ पर मैं छपरा में हूँ और छपरा में कुछ देर में आप देख सकते हैं ये मंच बना है और यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह आएंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। तो एनडीए काफी आगे, जो शुरुआती जो रुझान है उसमें काफी आगे चल रही है। और महागठबंधन की हम बात करें तो सिर्फ फटोबल वहां पर जारी है, खासकर आरजेडी, कांग्रेस। और आपने कल देखा कि हाई लेवल नौटंकी हुआ जब जो वीआईपी पार्टी के सर्वे सर्वा है मुकेश सहनी, वो कल अलग होने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने, यानी महागठबंधन से अलग होने के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई 12 बजे के बाद जो घटनाक्रम चला, उसके बाद फिर राहुल गांधी ने उनसे मान मनोबल किया। तेजस्वी यादव लगातार फोन करते रहे, तो फिर हुआ कि नहीं 2 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, यानी कि कल वो निर्णय लेने जा रहे थे कि हम महागठबंधन से अलग हो रहे हैं, लेकिन 6 बजे के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही रद्द कर दिया। रद्द करने का मतलब यही हुआ कि लगता है महागठबंधन में उनको मना लिया गया है, 18 सीट उन्हें दिया जा रहा है। बाद में तेजस्वी यादव ने कड़ा रुख अपनाया और कहा कि 14 सीट तक उनको ले आए, लेकिन जहाँ तक सूत्रों की बात हम करें तो 18 सीटों पर सहमति बनी है। लेकिन आप देखेंगे महागठबंधन को, तो महागठबंधन में सीपीआई है, बछवाड़ा सीट जिसको आप बेगूसराय में बछवाड़ा सीट है, बछवाड़ा सीट पे यहाँ पे कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिया। और सीपीआई के जो अवधेश राय है, जो पिछले चुनाव में बहुत ही कम मतों से वो हारे थे, 300-400 मतों से वो हारे थे, तो सीपीआई का वहाँ पर दावा था, उनकी सीटिंग थी, लेकिन वहाँ पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। वही हाल बहुत सारे ऐसे सीट हैं जहाँ पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार डाल दिए हैं, जहाँ पर महागठबंधन के अन्य दलों ने अपने उम्मीदवार डाल दिए हैं। सबसे बड़ा एक जो पेंच फंस रहा है, एक और सीट है घोसी विधानसभा, ये जहानाबाद जिले में आता है। और घोसी विधानसभा सीट में वहां पर माले के जो हैं रामबली यादव वहां पे सिटिंग एमएलए हैं, उनको सिंबल मिला और वो नामांकन करने भी जा रहे हैं। लेकिन वहां पर आरजेडी में शामिल हुए हैं जगदीश शर्मा, जो स्टॉलवर्ड्स है उस इलाके के, मगध इलाके के, उनके पुत्र को इसी शर्त पर शामिल किया गया था कि आरजेडी उनको टिकट देगी और आरजेडी घोसी से उनको टिकट देगी। लेकिन वहां पर रामबली यादव जो हैं, जो सीपीआई एमएलए हैं, और वो उन्होंने खूंटा गाड़ के रखा और कहा कि कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती नामांकन करने से और चुनाव लड़ने से। तो ये महागठबंधन में जो उहापोह की स्थिति है अभी भी जारी है। और काफ़ी फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मुझे भी किए, भाई अभी तक टिकट कंफर्म हुआ, फलाने का टिकट कंफर्म हुआ कि नहीं। आज नामांकन का अंतिम दिन है, यानी पहले चरण का जब मतदान होगा उस नामांकन का अंतिम दिन है। अभी भी पहले चरण की कई ऐसी सीटें हैं जहां पर जद्दोजहद कायम है। सेकंड चरण का तो छोड़ ही दीजिए आप, यानी दूसरा चरण जो 11 नवंबर को होगा, उसमें बहुत सारी सीटों पर या तो घोषणा नहीं हुई है महागठबंधन की पार्टियों के द्वारा, या अभी तक जीत जारी है कि कौन किस सीट से लड़ेगा। बिल्कुल कुमार आलोक, और इस सीट को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति कहीं ना कहीं महागठबंधन में है, जिसको लेकर एनडीए भी लगातार हमलावर है। क्योंकि अब से कुछ देर पहले ही हमने मनोज तिवारी को सुना, मनोज तिवारी कह रहे हैं कि इनके दिल तो मिले ही नहीं है, ये सिर्फ सत्ता की ललक की वजह से एक साथ नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल सही कहा। देखिए, अभी विपक्षी पार्टी जो भी महागठबंधन के जो विरोधी दल हैं, जिनसे महागठबंधन की लड़ाई है, उनका तो क्लियर है ना। उन्होंने अपना पूरा का पूरा जो फर्स्ट राउंड जो होता है, यानी कि टिकट सीट शेयरिंग को लेकर के कौन उम्मीदवार कहाँ से लड़ेगा, कौन सी पार्टी कहाँ से लड़ेगी, ये सारा कुछ तय हो गया है। और तय होने के बाद आप देख रहे हैं स्टार प्रचारक की सूची निकाल दी और आज से अमित शाह सघन प्रचार में यहाँ पर बिहार में आए हैं। 3 दिनों का उनका कार्यक्रम है। आज छपरा से उन्होंने शुरू किया है और अगले 2 दिन भी वो बिहार में रहेंगे और चुनाव प्रचार करेंगे। इसके अलावा इंडिया के और तमाम नेता यहाँ पर बिहार आ रहे हैं और बिहार में वो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, मतदाताओं से जनसंपर्क का काम करेंगे। लेकिन महागठबंधन में अगर आप देखें तो महागठबंधन में अभी भी आप कहें कि एक असमंजस की स्थिति है और उस असमंजस की स्थिति से कैसे निपटा जाए, इसमें आरजेडी कह रही है कि कांग्रेस अपनी ओर से जिद कर रही है। मुकेश सहनी का कहना है कि कांग्रेस ने ही इस पूरे गठबंधन में, महागठबंधन में जो रायता फैला है उसकी जिम्मेवार कांग्रेस है। तो आज देखिए, आज दोपहर तक यानी 3 बजे नामांकन का आखिरी समय है पहले चरण के लिए। तो यहाँ कहा जा रहा है कि 1 बजे करीब में एक और बैठक होगी महागठबंधन की और उसमें जो सीट शेयरिंग का जो भी समस्या है उसको दूर कर लिया जाएगा। इसके साथ ही कुमार आलोक, अगर हम बात करें चुनावी मैदान में, तो अब एनडीए की तरफ से लिस्ट लगभग जारी हो ही चुकी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो स्टार प्रचारक हैं उनकी भी सूची जारी की गई है एनडीए की तरफ से कि आखिर कौन कौन चुनावी मैदान में अब प्रचार करता हुआ नजर आएगा और बीजेपी और एनडीए के पक्ष में माहौल बनाएगा। इस लिस्ट को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास में? जी, जो भी लिस्ट आया है हमने उसको देखा है और उस लिस्ट में सारे जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो केंद्रीय लेवल पर जो है, चाहे वो राज्य स्तर के नेता है, सबको स्थान दिया गया है। और उसमें बिहार की अगर हम बात करें तो गिरिराज सिंह हैं, रविशंकर प्रसाद हैं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं, विजय कुमार सिन्हा हैं, पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी हैं और उसी तरीके से जो सर्बानंद सोनोवाल का नाम उसमें है। उसके बाद जो असम के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है हेमंता बिस्वा शर्मा का। इसके अलावा बाबूलाल मरांडी जो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उनका नाम है। तो एक बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से एनडीए, खासकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव प्रचार करेगी और इसके साथ ही एनडीए के जो घटक दल हैं उसमें भी स्टार प्रचारक है, वो भी अपनी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जल्द ही जारी करेंगे। चाहे वो जनता दल यू के नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार के साथ भी कई स्टॉलवर्ड्स हैं जो चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। इसके अलावा आप रामविलास पासवान, जो लोजपा रामविलास पासवान है, चिराग पासवान खुद ही एक बड़े स्टार प्रचारक है। और इस तरीके से एनडीए का जो प्रचार अभियान है वो जोर पकड़ रहा है धीरे धीरे। लेकिन वही दूसरी ओर जो महागठबंधन की बात करें तो ऊहापोह की स्थिति अभी भी जारी है वहां पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए लगातार आपसे और भी अपडेट आगे बुलेटिन में लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। और इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बुलेटिन में वक्त है और जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार एमडीएच बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली एमडीएच मसालों वाली। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार एमडीएच बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली एमडीएच मसालों वाली। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुजरात में आज नई कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, जहां राज्यपाल आचार्य देवव्रत नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। बीते कल मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़कर बाकी सभी 16 मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और ये फेरबदल भाजपा के मिशन 2027 के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। पार्टी अगले विधानसभा चुनाव से पहले नए समीकरण को परखने की तैयारी कर रही है। मंत्रिपरिषद में बदलाव से पहले पार्टी जगदीश विश्वकर्मा को नया प्रदेश अध्यक्ष भी बना चुकी है। गुजरात सरकार में राज्य मंत्री रहे विश्वकर्मा को सीआर पाटिल की जगह कमान सौंपी गई, जिसके जरिए समझा जा सकता है कि बदलाव के जरिए भाजपा राज्य में नई ऊर्जा का संचार करना चाहती है। पार्टी युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी देने का भी संकेत देना चाहती है।
सरकार में से और पार्टी में सूचना ही है, आज मंत्रिमंडल का विस्तरण होने वाला है तो 11:30 बजे का समय दिया है। सभी विधायक को और सभी वर्कर्स को, पार्टी वर्कर्स सभी को इनविटेशन है, सब जाने वाले हैं उसमें। बहुत अच्छा दिन है, पार्टी जो तय किया है वो पूरे अच्छे के लिए तय किया, तो आज तो हमारे सबके लिए अच्छा दिन है कि आज पूरे नए मंत्री भी होने वाले उसको बधाई देंगे और गुजरात के विकास के लिए जैसे आगे गति उससे और तेज गति से कार्य होगा। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नासिक में तेजस MK-1A लड़ाकू विमान का अनावरण करने जा रहे हैं, जहां इसका निर्माण नासिक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के नए निर्माण केंद्र पर ही हुआ है। इसी कार्यक्रम में रक्षा मंत्री HTT-40 प्रशिक्षण विमान के लिए दूसरी निर्माण इकाई के भी उद्घाटन करेंगे। इस इकाई से भारतीय वायुसेना की समग्र शक्ति और क्षमता में वृद्धि होगी। रक्षा मंत्री आज इन लड़ाकू विमानों के पहली उड़ान के साक्षी बनेंगे। तेजस लड़ाकू विमानों का निर्माण बेंगलुरु में पहले से मौजूद 2 नई इकाइयों में हो रहा है, जहां सालाना 16 जेट विमान तैयार किए जाते हैं। नासिक केंद्र तीसरी निर्माण इकाई है। इसकी स्थापना 150 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से की गई, जिससे हर साल 8 और अधिक जेट विमानों का निर्माण किया जाएगा। अब HAL की उत्पादन क्षमता सालाना बढ़कर 24 विमान तक भी पहुंच जाएगी। LCA MK-1A के अधिक उन्नत लड़ाकू विमान है, जिसे भारतीय वायुसेना के MiG-21 विमानों की जगह लेने के लिए डिजाइन किया गया है। ये विमान तेजस का उन्नत संस्करण है, जिसमें बेहतर लड़ाकू एवियोनिक्स और हवा से हवा में ईंधन भरने की क्षमता सहित कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए। ये विमान नई पीढ़ी का बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है, जो हवाई रक्षा, जमीनी हमले और समुद्री हमले के अभियानों में भी सक्षम है। इसमें 64% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का भी उपयोग किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल बेरिस्टो इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। विशाल, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में? एक तरह से हम देखें तो ये स्वदेशी रक्षा विभाग में स्वदेशी के तौर पर एक और महत्वपूर्ण कदम, जिसके जरिए जो हमारी वायुसेना है उसको और मजबूती मिलेगी। कृतिका, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि MiG-21 के रिटायर होने के बाद ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि तेजस के जो एडवांस वर्जन्स है, जिसमें LCA Mark 1A शामिल है, उसको जल्दी से जल्दी भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जाए, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने 180 एडवांस वर्जन्स का ऑर्डर दिया हुआ है। और हम तेजस की बात कर रहे हैं, तेजस 1980 से चला आ रहा प्रोग्राम है। और LCA Mark 1A, LCA का मतलब होता है हल्का लड़ाकू विमान, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और ये सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है, जिसके अंदर बियॉन्ड विजुअल रेंज जो हम मिसाइल है वो लगा सकते हैं, BVR मिसाइल, और इसमें अस्त्रा जो मेड इन इंडिया मिसाइल है वो तैनात की जा सकती है। तो ये जो नासिक और बेंगलुरु के अंदर जो प्रोडक्शन चल रहा है तेजस का, और तेजस के जो डिफरेंट वेरिएंट्स है, जिसमें LCA Mark 1A और Mark 2, ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी हमारे भारतीय वायुसेना को बहुत सख्त ज़रूरत है। और इसके अलावा M का जहाज़ भी, जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, वो भी इसमें जब शामिल हो जाएगा तो भारतीय वायुसेना की ताकत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ज़रूरी बात यह है कि ये मेड इन इंडिया है, और इस वजह से हमको इस पर बहुत ज़्यादा गर्व भी है। इसके साथ ही इसकी खासियत की बात करें तो इसे तेजस का अपग्रेडेड वर्जन भी बताया जा रहा है। क्या कुछ महत्वपूर्ण खासियत है इसकी? देखिए, एक तो जब हम बात कर रहे हैं एडवांस वर्जन्स की, तो 2 एडवांस वर्जन्स है इसके, जिसमें Mark 1A पहला है और Mark 2A दूसरा है। Mark 1A की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ग्लास कॉकपिट है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद जहाज़ है ये। और उसके अलावा ये, जैसे मैंने आपको बताया कि मिड एयर रिफ्यूलिंग होती है, और ये बियॉन्ड विजुअल रेंज जो मिसाइल है वो भी तैनात किया जा सकता है इसके अंदर। और इसके अंदर जो 64% है वो ऐसा कार्बन फैब्रिक है जिसकी वजह से ये जल्दी से रडार के पकड़ में भी नहीं आता, और ये अपनी कैटेगरी का सबसे ज़्यादा हल्का लड़ाकू जहाज़ है। तो इन सारी खूबियों से लैस है जो ये नया वेरिएंट है Mark 1A, और इसकी वजह से भारतीय वायुसेना को बेसब्री से इंतज़ार रहेगा कि कब ये भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाए। क्योंकि अगर हम 2 फ्रंट वॉरफेयर की बात करते हैं, चीन और पाकिस्तान के साथ अगर लड़ाई होती है, जिस तरह हमने देखा पहलगाम में चीन ने किस तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट किया, तो हमें 42 स्क्वाड्रन्स की ज़रूरत पड़ेगी, और एक स्क्वाड्रन में कम से कम 18 जहाज़ होने चाहिए। फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास 29 से लेकर 32 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है जो हम स्क्वाड्रन्स की बात कर रहे हैं। इसलिए जो 180 तेजस के डिफरेंट वेरिएंट्स है, उनका भारतीय वायुसेना में शामिल होना एक बहुत खुशी की बात होगी, और आज उसी दिशा में एक मजबूत कदम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए।
और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं, जहां ब्राजील के उपराष्ट्रपति और विकास, उद्योग, व्यापार एवं सेवा मंत्री गेराल्डो अल्कमेन इस समय भारत की यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान आज सुबह वो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद एक्स पर पोस्ट कर डॉक्टर एस जयशंकर ने लिखा कि व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी में अधिक सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई। वहीं रूस के कलमिकिया में चल रहे युद्ध के पवित्र अवशेषों के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। साथ ही वो इस पहल के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों के प्रति आभार भी जता रहे हैं। रूस के विशेष आग्रह पर भारत सरकार द्वारा 11 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच कलमिकिया की राजधानी एलिस्टा में बुद्ध अवशेषों को आम जनता के दर्शन के लिए रखा गया है। इन्हें एलिस्टा के सबसे बड़े मंदिर गोल्डन टेम्पल में रखा गया है। यहाँ दर्शन के लिए सुबह से ही लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। कलमिकिया यूरोप की एकमात्र ऐसी जगह है जहां इतनी बड़ी संख्या में बौद्ध धर्मावलंबी रहते हैं और यहाँ के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है। लोगों के मन में इस आयोजन से भारत के प्रति सम्मान और भावुकता के भाव भी देखे जा रहे हैं। I have my Indian family. I'm feeling that 50% I am Indian. My soul is Indian, 50% in Russian. So that's why 5 years 5 साल I'm Indian Rahihu, and then of course I'm feeling so something that blessings, some feelings good when I can share with my Indian family. Russia and India, we have a lot of similar things and bond, very strong bond. I don't know, maybe a lot of difference, but if we will see to root inside to the soul, I can found a lot of similar things, something big united us. I'm feeling like that. तो रूस के कलमिकिया में बुद्ध के पवित्र अवशेषों के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। साथ ही वो इस पहल के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों के प्रति आभार भी जता रहे हैं। मैं बुद्ध की पवित्र अवशेषों के बारे में अपना अनुभव और विचार साझा कर रहा हूँ। आज मैं और मेरा परिवार सुबह जल्दी उठे और यहाँ मंदिर में आए। हमें यह देखकर बहुत खुशी हुई कि अवशेषों के दर्शन के लिए इतनी लंबी कतार लगी हुई है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे यहाँ रूस में इतने सारे बौद्ध अनुयायी हैं। इन लंबी कतारों को देखना और लोगों के चेहरों की खुशी देखकर जो दर्शन करके लौटते हैं, हम कह सकते हैं कि यह आस्था सभी की आत्मिक उन्नति में मदद कर रही है। इन पवित्र अवशेषों को कलमिकिया लाने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। हमें आशा है कि भविष्य में फिर से इन्हें देखने का अवसर मिलेगा। इसके लिए फिर से एक बार आभार। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने युगांडा की अपनी पहली यात्रा के दौरान कंपाला स्थित श्री स्वामी नारायण मंदिर परिसर का दौरा किया और एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत वहां एक पौधा लगाया। पौधारोपण की तस्वीरें एक्स पर साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि ये अभियान निरंतर सक्रियता बढ़ा रहा है और पर्यावरण संरक्षण की सामूहिक जिम्मेदारी को रेखांकित करता है। थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नई दिल्ली में पोलिश सशस्त्र बलों के जनरल कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मारेक अर्कादिउस के साथ बैठक की। इस बैठक में रक्षा सहयोग को गहरा करने, सैन्य आदान प्रदान को बढ़ावा देने और संयुक्त राष्ट्र शांति प्रयासों में समन्वय को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। दरअसल लेफ्टिनेंट जनरल मारेक अर्कादिउस UNTCC 2025 के सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस समय दिल्ली में है। भारत चीन सीमा पर तैनात सैनिक अब बेहद अहम भाषा कौशल के साथ मैदान में उतरेंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश ने सेना के जवानों के लिए विशेष चीनी भाषा कोर्स शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली है। सेना के जवानों के लिए ये पाठ्यक्रम चलाने वाला धर्मशाला स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय देश का पहला विश्वविद्यालय होगा। इस विश्वविद्यालय के कुलपति सत्यप्रकाश बंसल ने बताया कि कार्यकारी परिषद इस प्रस्ताव को पहले ही पास कर चुकी है और अब इसे अंतिम स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया है। उम्मीद है कि अगले शैक्षणिक सत्र से ये कोर्स औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश तिब्बत के साथ लगभग 250 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जिसमें किन्नौर स्थित शिपकिला सीमा व्यापार गलियारा भी शामिल है। किन्नौर के अतिरिक्त राज्य का लाहौल स्पीति जिला भी तिब्बत के साथ सीमा से लगता है। इस सीमा की चौकसी ITBP और भारतीय सेना की सूर्य कमांड मिलकर करते हैं।
चीन की भाषा की जानकारी होने से सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बलों के लिए भाषाई बाधा दूर होने में काफी मदद मिलेगी। हमारे जवानों को चाइनीज ना आने के कारण काफ़ी नुकसान पहुंचा था। अच्छा है जितने हमारे जवान हैं उनको अगर चाइनीज़ भाषा आएगी तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और उनको सुविधा हो जाएगी। तो यही पर्पज़ है, और केवल यही पर्पज़ नहीं है, मैंने जैसे पहले भी बताया कि टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ फॉरेन लैंग्वेजेज हम शुरू कर रहे हैं, तो वही ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ चाइनीज़ लैंग्वेज शुरू किया है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं जीएसटी बचत उत्सव की। दरअसल जीएसटी की दरों में सुधार से वाहनों के दाम काफी कम हो गए हैं। एआरटीओ वाराणसी ने बताया है कि दरों में कटौती के कारण वाहनों की खरीदारी बढ़ गई है। आपको सुनाते हैं। सरकार का जो उद्देश्य है उस हिसाब से देखा जाए तो जीएसटी के जो छूट दी गई है उससे जो हमारी गाड़ियों की दरें हैं, टैक्स कम हुआ है, उससे कम हुई है, जो प्राइस कम हुआ है, और लोगों का रुझान भी गाड़ी खरीद के तरफ बढ़ा भी है। और जहाँ तक कृषि की गाड़ियों का है, जब ट्रैक्टर है तो निश्चित रूप से उनकी जब गाड़ियों का प्राइस कम होता है तो लोग उनको खरीदने की स्थिति में रहते हैं और एक लुभावने अवसर के रूप में भी देखते हैं। तो निश्चित रूप से जीएसटी का जो छूट प्रदान किया गया है सरकार की तरफ से एक अच्छा प्रयास भी रहा है और इसका लाभ आम जनता को मिल रहा है। वहीं जीएसटी बदलावों के साथ देश का हर शहर, हर गांव लाभान्वित है, जिसमें देश का प्राचीनतम शहर वाराणसी भी शामिल है, जहां त्योहार के सीजन में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से व्यापारी वर्ग में भी खासा उत्साह है। आपको सुनाते हैं। कृषि कार्य में था तो उसमें रजिस्ट्रेशन पे कोई टैक्स नहीं लगता था, जो था खाली जीएसटी था। जीएसटी में भी मुनाफा के कारण ये हुआ है कि 50-60 हजार के नियर अबाउट, 40 हजार के नियर अबाउट ट्रैक्टर पे छूट आया है। तो उसका फायदा ये मिल रहा है कि जो भी किसान है जो पहले पुराना गाड़ी खोजते थे, आज के समय कहीं ना कहीं वो नया गाड़ी की तरफ उत्तेजित हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बजट में वो आ जा रहा है। तो ये एक प्लस पॉइंट दिख रहा है और इसी के कारण पिछले साल की अपेक्षा इस साल सेल बढ़ रहा है। हम लोग जीएसटी सुधार से किसानों को भी बड़ी राहत मिली है। कृषि कार्यों से जुड़े उपकरण सस्ते हो गए, जिससे किसानों को कम मेहनत में ज्यादा लाभ मिल रहा है। मैं एक किसान हूँ, मेरे पास पुराना ट्रैक्टर था, उसको बेच करके अभी सरकार ने जो जीएसटी कम किया है उसकी वजह से जो है 40-50 हजार का फायदा हो रहा था। तो हमने इस दिवाली पे नया ट्रैक्टर लेने का प्लान किया है और आज नया ट्रैक्टर ले जा रहा हूँ। स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पर जीएसटी को पूरी तरह से खत्म करने से बीमा ग्राहकों को भी खासा लाभ मिला है। इस फैसले के लिए लोग मोदी सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने हाल फिलहाल में जीएसटी में तमाम तरह की छूटें दी है, इसका बाजार पर असर नजर आ रहा है। इंश्योरेंस सेक्टर की बात है, बीमा सेक्टर की बात है, मैं इस परिवर्तन से काफ़ी खुश हूँ। इसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। पिछले साल जो मेरा प्रीमियम बना था वो लगभग 23 हजार रुपये का बना था, वो इस साल कम होकर 19 हजार का है। तो ये 4 हजार का प्रत्यक्ष रूप से जो लाभ मुझे मिला है वो जीएसटी कम करने की वजह से। और मैं चाहता हूँ कि अन्य वस्तुओं और मदों पर जो जीएसटी कम हुआ है उसका पूरी तरह क्रियान्वयन सरकार लागू करे। और वहीं जीएसटी दरों में सुधारों का एमएसएमई सेक्टर पर सकारात्मक असर पड़ा है। कारोबार जगत से जुड़े लोगों का कहना है कि इससे उनके लिए व्यवसाय को आगे बढ़ाना आसान हो गया है। हर देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है एमएसएमई। भारतीय सरकार ने भी उसको जाना, माना और उसके अंतर्गत जो अभी वर्तमान में जो जीएसटी लग रही है उस जीएसटी के अंतर्गत उसको सरलीकरण किया गया एवं जो टैक्स स्लैब था उन टैक्स स्लैब को भी कम किया गया। ये एक उद्योग के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो रहा है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल की दिशा में सेवा भारती समिति राजस्थान की ओर से खास तौर से दीपावली सजावट के लिए एलईडी झालर लाइट तैयार कराई जा रही है। ये एलईडी लाइट पूरी तरह से स्वदेशी है। आइए आपको दिखाते हैं जयपुर से हमारी ये खास रिपोर्ट। गुलाबी नगरी जयपुर में इस बार की दीपावली खास नजर आ रही है। सबसे खास बात यह है कि लोग सजावटी सामान की खरीदारी में स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दे रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल अभियान का असर अब दीपावली की रोशनी में भी नजर आने लगा है। राजस्थान में सेवा भारती समिति की पहल से जयपुर में खास तौर पर स्वदेशी LED झालर लाइट्स तैयार की जा रही हैं। जयपुर समेत प्रदेश भर में करीब 10 जिलों में ये प्रशिक्षण कार्य चल रहा है, जिसमें महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। कौशल विकास केंद्र में स्वदेशी झालरें बनाने का कार्य कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि मार्केट में जो चाइना की झालरें आती हैं, उसके बदले हम ये स्वदेशी झालरें बना रहे हैं, जिससे कि मार्केट में ये जाए। यहाँ पे स्वदेशी झालरें बनाई जाती है जो बहुत ही उपयोगी है। हम बाहर से चाइनीज़ झालरों का यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाती, वो थोड़े ही टाइम में ख़राब हो जाती है। लेकिन यहाँ स्वदेशी झालर हम खुद अपने हाथों से बनाते हैं, खुद इसमें छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिनको हम ज्वाइन करते हैं। ये लाइट्स पूरी तरह से देश में बनी है और इनमें किसी भी प्रकार का विदेशी कच्चा माल इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस कार्य में महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय है। स्वदेशी सजावट से जहां देशी उत्पादों को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं इस काम में जुटी महिलाएं भी आत्मनिर्भर हो रही हैं। जो प्रकल्प चलते हैं जिसमें सिलाई विभाग है, LED विभाग है, अन्य GDA का है, बच्चों को कंप्यूटर सिखाने का है, ये सब सारे कार्य यहाँ पर होते हैं। LED का विशेषकर यहाँ की जो बहनें हैं, अपने कच्ची बस्ती में से जो बहनें आती हैं, उनको हम ये कार्य सिखाते हैं और सिखाने के पश्चात इनको कार्य भी देते हैं। कार्य की जो भी पैसा इसका मानदेय होता है, वो मानदेय भी हम इनका भुगतान करते हैं और ये करीबन 5-6 साल से बराबर हमारा ये कार्य चल रहा है। यहाँ जो बस्ती की महिलाएँ जो वास्तव में जिनको रोजगार की आवश्यकता है, उन महिलाओं को हम LED बनाने का प्रशिक्षण देते हैं। 15 से 20 दिन में वो सीख करके तैयार हो जाती हैं। उसके बाद में हम उनको कच्चा सामग्री उपलब्ध कराते हैं और वो यही कार्य अपने घर पर भी करती हैं और इससे उनको स्वरोजगार भी मिलता है और वो महीने में 8 से 10 हज़ार रुपये आसानी से कमा लेती हैं। इनसे उनके परिवार को काफ़ी संबल मिलता है। यहाँ पर जो बनी हुई लड़ियाँ हैं, उनका उपयोग करें। दीपावली के अवसर पर अधिकाधिक अपने घरों पर लगाएं, तो आपके घर के साथ साथ जो अन्य गरीब परिवार हैं, उनके घर भी रोशन हो सकेंगे। LED लाइट है ये, और इसके अंदर क्या होता है कि ये जैसे छोटी अपनी दिवाली की जैसे चाइना वाली में तो क्या होता है, बल्ब होता है। ये एमिटिंग डायोड है, LED लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये इस तरह से है कि ख़राब नहीं होती है। करीबन इसकी 10 से 12 हज़ार घंटे की लाइफ होती है अगर लगातार भी चलाएं तो इसके मतलब सारा यहीं सिखाया जाता है। सेवा भारती समिति की ये पहल दीपावली को न सिर्फ रोशन कर रही है, बल्कि देश के हर कोने में आत्मनिर्भर भारत की भावना को भी उजागर कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और दिवाली अब बेहद ही नजदीक है और वोकल फॉर लोकल की भावना भी जोर पकड़ रही है। इस साल उपभोक्ता तेजी से हस्तनिर्मित पर्यावरण के अनुकूल और स्थानीय रूप से निर्मित उत्पादों को चुन रहे हैं, जो कारीगरों और छोटे व्यवसायों के समर्थन के प्रति बड़ी जागरूकता को भी दर्शाते हैं। आपको दिखाते हैं मुंबई से हमारी ये खास रिपोर्ट। मिट्टी के दियों और मोमबत्तियों से लेकर हथकरघा वस्त्रों और टिकाऊ सजावट की वस्तुओं तक स्थानीय कारीगरों की मांग में तेजी देखी जा रही है। कई उत्पादों में अब प्राकृतिक सामग्री और नवीन डिजाइन शामिल हैं, जो परंपरा को आधुनिक सौंदर्य शास्त्र के साथ मिलाते हैं। हम मुंबई के प्रसिद्ध कंदील गली गए, जो टिकाऊ सामग्रियों से बनी हस्त निर्मित लालटेन के लिए जानी जाती है। हमारा मतलब आकाश कंदील बहुत बिकता है और स्वदेशी ही लोग ज़्यादा मांगते हैं। स्वदेशी को ही डिमांड ज़्यादा है। वो हमने वुडन का फ्रेम का बनाया है, मतलब जगदम्बा महाराज का, शिवाजी महाराज का बनाया है, छत्रपति शिवाजी महाराज का फ्रेम में, और अच्छा रिस्पांस है ग्राहक का। इस साल हमने अलग यही रखा है कि कापड़ी रखा है, वेलवेट रखा है, जिलेटिन रखा है। ये अपना कागदी तो हर साल होता ही है, तो इस साल बस कापड़ी और जिलेटिन लाया है और छोटे कंदील लाए हैं। 3-4 महीना पहले से हम लोग कंदील बनाना स्टार्ट करते हैं। इंडियन प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो अपना मतलब देश का ये पैसा अपने देश में ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। उपभोक्ताओं का कहना है कि ये बदलाव न केवल भारत के समृद्ध शिल्प कौशल को संरक्षित करता है, बल्कि स्थानीय समुदायों को सशक्त भी करता है और टिकाऊ उपभोग को बढ़ावा देता है। वोकल फॉर लोकल पर जोर ये सुनिश्चित करता है कि इस दिवाली खरीदा गया हर लालटेन, दिया और अन्य सजावटी सामान संस्कृति का जश्न मनाते हुए आजीविका का भी समर्थन करे। दिवाली इसी तरह से देखी हुई है, पूरे लाइट्स एंड आकाश कंदील की तरफ से। तब भी इंडियन था, आज भी इंडियन है,
तो चाइनीज़ के लिए ऑलवेज नो है। एंड स्वदेशी माल आप भी खरीदिए, हम भी खरीद रहे हैं। देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लोकल जो प्रोडक्शन है यहाँ पे सेल के लिए डिस्प्ले हो रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। और इंडिया के लिए इंडिया शुड बाय स्वदेशी, एंड इसके लिए मैं तो हमेशा इंडियन खरीदी करता हूँ और आई ऑलवेज विल प्रमोट स्वदेशी। जैसे जैसे देश भर में घर रोशन होते हैं, इस त्योहार की चमक आत्मनिर्भरता, सामुदायिक सहयोग और पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन की भावना से जुड़ती जा रही है। इस दिवाली वोकल फॉर लोकल की मजबूत भावना झलक रही है, जो कि भारत के शिल्पकला को दर्शाती है और साथ ही स्थानिक रोजगार को भी मजबूती देती है। स्वदेशी उत्पाद न सिर्फ घरों को रोशन करती है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के विजन को भी सशक्त बना रही है। कैमरा पर्सन आदित्य कसारे के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, मुंबई। और भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या पूरे जोर शोर से एक नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। इसके तहत अयोध्या में आज से 3 दिवसीय दीपोत्सव की भी शुरुआत हो रही है, जिसमें इस बार 26,11,101 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। इसके साथ ही नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। इसके अलावा शहर को लेजर शो, रंग बिरंगी लाइटें और आतिशबाजी से रोशन भी किया जाएगा। वहीं दीपोत्सव की शुरुआत के साथ ही अयोध्या के कुम्हार परिवारों के घरों में भी खुशहाली का माहौल है। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए बड़े स्तर पर मिट्टी के दिए इस समय बनाए जा रहे हैं और दीपोत्सव में कई वीआईपी समेत भारी संख्या में भी लोग पहुंचेंगे। ऐसे में प्रशासन के द्वारा सुरक्षा की भी कड़ी व्यवस्था की गई है। हर वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं और भी देश के और प्रदेश के महानुभाव यहाँ आते हैं, जिसमें माननीय मंत्रीगण और कई बार यहाँ पर अन्य प्रदेशों से भी अन्य मंत्रीगण और केंद्र के भी मंत्रीगण आए हैं। तो उम्मीद है इस बार भी इसी प्रकार से यहाँ पर बड़े पैमाने पर वीवीआईपी और वीआईपी लोग आएंगे। प्रथम रिकॉर्ड हम लोगों ने जो दीपोत्सव में दीप जलाए जाते हैं उसको लेकर के है। पिछले बार का रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए इस बार हम लोग 26,11,101 दिए यहाँ पर इस बार प्रज्वलित करेंगे। इसी प्रकार से सरयू जी की आरती पिछले बार हम लोगों ने कराई थी, उस रिकॉर्ड को भी पुनः विस्थापित किया जाएगा और इस बार हम लोग 2101 यहाँ पर लोगों द्वारा आरती करवाएंगे माँ सरयू जी की। और इसी बीच सीधा रुख करते इस वक्त छत्तीसगढ़ का, जहां नक्सल विरोधी अभियान लगातार जोर पकड़ रहा है और जो माओवादी हैं वो इस समय आत्मसमर्पण करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ से। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से सीधे तौर पर ये लक्ष्य रखा गया। घर वापसी केंद्र और राज्य सरकार के मार्गदर्शन में पुलिस, सुरक्षा बलों, स्थानीय प्रशासन, सजग और जागरूक समाज के समन्वित और सतत प्रयासों का परिणाम है। इनके हाथों में हथियारों की जगह आप भारत का संविधान देख रहे हैं, हिंदुस्तान का संविधान देख रहे हैं। इन्हें इसकी प्रति सौंपी जा रही है और ये हथियार सौंप रहे हैं। शांति, संवाद और विकास पर केंद्रित निरंतर प्रयासों ने अनेक कैडरों को हिंसा त्याग कर कानून और समाज की मर्यादा में सम्मानजनक, शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया है। अभूतपूर्व घर वापसी, हथियारबंद संघर्ष का अंत होने जा रहा है। माओवादी कैडरों ने बड़ी संख्या में आज हथियारों को समर्पित किया है और भारत का संविधान स्वीकार कर भारत के संविधान पर अपनी आस्था जताई है। हिंसा और हथियारबंद संघर्ष से अपने जुड़ाव का आज ये अंत करने जा रहे हैं। यह शांति की मुख्य धारा की ओर उनके नए सफर की ऐतिहासिक शुरुआत है। नक्सल विरोधी अभियानों के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में माओवादी कैडरों ने सामूहिक रूप से अपने हथियार समर्पित किए हैं। AK-47 राइफल्स, SLR राइफल्स, इंसास राइफल्स, LMG गन हथियार माओवादी कैडर के द्वारा आज समर्पित किए जा रहे हैं, जबकि उन्हें संविधान की प्रति प्रदान की। और इसी भी चलिए सीधा रुख करते इस वक्त नासिक का, जहां पर तेजस का अपग्रेडेड वर्जन इस वक्त वायुसेना को सौंपा जा रहा है। वहां की ये बेहद ही खास तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं।
तो नासिक से ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां आज तेजस का अपग्रेडेड वर्जन जो है वो उड़ान भरता हुआ नजर आएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस समय वहां पर मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। दरअसल ये अपग्रेडेड वर्जन जो है वो आगे आने वाले समय में जो हमारी वायुसेना है उसको और मजबूती देता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं तेजस MK-1A लड़ाकू विमान, जिसका आज अनावरण होना है और इसके साथ ही नासिक में इसका निर्माण हुआ है। नासिक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के निर्माण केंद्र पर इसका निर्माण किया गया, जो कि 64% से ज़्यादा स्वदेशी है। और आज इन लड़ाकू विमानों की पहली उड़ान है, जिसके साक्षी खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बनते हुए नजर आएंगे। और वहाँ से ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है, क्योंकि इस इकाई से भारतीय वायुसेना की जो पूरी शक्ति है, समग्र शक्ति और क्षमता में इसके जरिए वृद्धि होगी। क्योंकि तेजस लड़ाकू विमानों का निर्माण बेंगलुरु में पहले से मौजूद 2 नई इकाइयों में हो रहा है, जहां सालाना 16 जेट विमान तैयार किए जाते हैं। और नासिक केंद्र जो है वो तीसरी निर्माण इकाई है। साथ ही आपको बता दें कि इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 150 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश से इसकी स्थापना की गई थी, जिससे अब आगे आने वाले समय में हर साल 8 और उससे ज्यादा जेट विमानों का निर्माण किया जाएगा। और इसी के साथ चलिए वापस रुक करते इस वक्त छत्तीसगढ़ का, जहां पर माओवादी इस वक्त सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार की व्यापक नक्सल उन्मूलन नीति के उल्लेखनीय परिणाम के चलते दंडकारण्य क्षेत्र के बड़ी संख्या के माओवादी कैडर, जिनमें सेंट्रल कमेटी के सदस्य, DKSZC के सदस्य, डिविजनल कमेटी के सदस्य और अन्य वरिष्ठ माओवादी नेता शामिल हैं, इन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़कर सामाजिक मुख्यधारा में वापसी की है। हथियार छोड़कर भारत का संविधान इनके हाथों में आप देख पा रहे हैं, और ये एक नए युग की शुरुआत है, जबकि ये भारत में शांति स्थापित करना चाहते हैं, मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं और भारत के संविधान के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हैं। आज के इस ऐतिहासिक क्षण के आप सभी साक्षी हैं। आप सभी का हम अभिनंदन करते हैं। समाज के प्रमुख, जिनका समन्वित प्रयास, पुलिस बल के साथ उनका सहयोग, उनका सामंजस्य, जबकि इतनी बड़ी तादाद में हम इन्हें इनके घर वापसी का रास्ता दिखा पाए हैं, पुनर्वास से पुनर्जीवन की ओर इनके कदमों को बढ़ा पाए हैं। बदलाव की एक सशक्त पहल आज होने जा रही है और बस्तर एक नया इतिहास आज गढ़ने जा रहा है। आज का यह निर्णायक और ऐतिहासिक घटनाक्रम क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियानों के इतिहास में माओवादी कैडर के सबसे बड़े सामूहिक पुनर्समावेशन के रूप में दर्ज होने जा रहा है। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में शांति, विकास और विश्वास परिवर्तन की जो आशा की किरण हम देख पा रहे हैं, वो और ज्यादा चमकीली दिख रही है और इसके गवाह आप, हम और ये सब बनने जा रहे हैं। आज का यह ऐतिहासिक घर वापसी केंद्र और राज्य सरकार के मार्गदर्शन, पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ स्थानीय प्रशासन की सजगता, उनकी सक्रियता, उनकी जागरूकता और हमारे समाज के लोगों के प्रयास से आज का यह परिणाम हमारे सामने आया है। हम आज के इस मौके पर उन तमाम समाज के प्रमुखों का, मांझियों का, चालकियों का, मेंबर्स का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम उन्हें भी याद करते हैं जिनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और आज ये बात साबित होने भी जा रही है। हम उन्हें भी याद करते हैं और उनके योगदानों को मनन करते हैं कि उनका
जो एक नींव उन्होंने तैयार की थी, आज उसका परिणाम हमें दिखाई दे रहा है। और इस मौके में इस अवसर पर हम उन्हें भी याद करते हैं जिनका त्याग, जिनका बलिदान और जिन्होंने अपना जीवन भी न्यौछावर किया अपने देश के नाम पर, हिंदुस्तान के नाम पर, बस्तर की इस पावन धरा के नाम पर। वो एक शुरुआत थी इस नई इबारत को गढ़ने की, इस नई कहानी को बुनने की, इस नए परिदृश्य को ढालने की, और आज ये फलीभूत होने जा रही है। तो हम उनके त्याग और बलिदान को भी याद करते हैं, जिन्होंने अपना बहुत कुछ खोया है और जिनकी मेहनत, जिनकी परिश्रम, जिनका बलिदान, जिनका योगदान इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम में रहा है। तो आज उन्हें भी हम याद करते हैं, अपनी ओर से उन्हें धन्यवाद देते हैं, उन्हें भी अपना आभार व्यक्त करते हैं। ये मौका है उन सभी के पुण्य स्मरण का जिनके त्याग और बलिदान से जो आज की इबारत गढ़ी जा रही है वो फलीभूत हुई है और इसका परिणाम आपकी आंखों के सामने है। मैं मीडिया से पधारे तमाम लोगों का इस मंच से एक बार फिर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं अपना मीडिया के साथियों से अनुरोध करना चाहूंगा, मंच की बाएं ओर आप लोग देख रहे होगा हमारा बस्तर क्षेत्र की समाज की प्रमुख गण, आदिवासी वनांचल क्षेत्र के प्रमुख गण, इन्हें जो आज हिंसा त्याग कर समाज के मुख्यधारा में शामिल होने के लिए, राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल होने के लिए जो आया हुआ, उनका स्वीकार करने के लिए, उन्हें स्वागत करने के लिए और पुनः समाज में उन्हें री इंटीग्रेट करने के लिए वो लोग पधारे हुए। और मैं उनसे अनुरोध करूंगा तब जो आज हिंसा त्याग करके मुख्यधारा में शामिल होने के लिए हमारे बीच उपस्थित जो महोदय कैडर्स का, उन्होंने समाज में स्वीकार करने के लिए उन्हें स्वागत करें। मीडिया के साथियों को मैं मंच के बाएं ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। धन्यवाद। जैसा कि महोदय ने बताया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। बाईं तरफ समाज के हमारे प्रमुख हैं, मांझी चालकियों को आप देख पा रहे हैं और वे प्रतीकात्मक रूप से इनका स्वागत करेंगे समाज की मुख्य धारा में लौटने के लिए, और प्रतीकात्मक रूप से लाल गुलाब उन्हें समर्पित करेंगे अपने हाथों से। ये इस बात का संकेत होगा कि वो अपने समाज में इनका स्वागत करना चाहते हैं, अपने समाज में इनका अभिनंदन करना चाहते हैं, अपने समाज में दिल से उनका अभिनंदन, दिल से उनका स्वागत और प्रतीकात्मक रूप से गुलाब भेंट कर ये इस बात का न्योता दे रहे हैं कि आइए, नई सुबह तुम्हें पुकार रही है, ये समाज तुम्हें मुक्त हस्त से तुम्हारा स्वागत कर रहा है, तुम्हें स्वीकार कर रहा है। और पुनर्वास की इस नीति के चलते जो घर वापसी हो रही है, इसमें दिल से स्वागत, दिल से अभिनंदन, हृदय से स्वागत, हृदय से वंदन। आप देख पा रहे हैं बस्तर के विभिन्न समाजों से संबद्ध समाज के प्रमुख, हमारे मांझी, हमारे चालकी, हमारे मेंबर जो विभिन्न परगनाओं से यहाँ पर आए हैं और हमारे इन लोगों को अपने समाज में स्वीकार कर रहे हैं, घर वापसी का एक रास्ता उन्हें दिखा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है बस्तर के लिए, बस्तर की इस भूमि के लिए। माओवादी कैडर्स का मुख्य धारा में पुनरागमन का ये भावपूर्ण दृश्य आपके नजरों के सामने है, जिसे आप महसूस कर रहे हैं, देख पा रहे हैं और इस इतिहास के साक्षी बनने जा रहे हैं। गुलाब फूल से इनका स्वागत यहां पर किया जा रहा है समाज के प्रमुखों के द्वारा। मांझी चालकी मेंबर, इनके द्वारा इनका अभिनंदन, इनके द्वारा इनका स्वागत।
पूना मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन बदलाव की एक सशक्त पहल का जीता जागता उदाहरण आपको यहां दिखाई दे रहा है। हिंसा त्याग कर मुख्य धारा में लौटने का इन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय यहां पर लिया हुआ है, जबकि 17 अक्टूबर 2025 की तारीख इतिहास में आज दर्ज होने जा रही है। हमारे साथ बने हुए हैं डीजीपी छत्तीसगढ़, एडीजीपी सीआरपीएफ, एडीजीपी बीएसएफ, एडीजीपी नक्सल मूवमेंट, संभागायुक्त महोदय बस्तर संभाग, जिलाधीश बस्तर जिला, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीटी, जिला पुलिस के सभी अधिकारीगण, मांझी चालकी मेंबर और समाज प्रमुख के बीच यह प्रतीकात्मक स्वागत अभिनंदन। मुंडा बाजा, जी हां, इनके प्रतिनिधि भी हमारे साथ हैं। बस्तर के दशहरा के रथ परिचालन में इनकी सक्रिय भागीदारी होती है, जबकि ये स्तुति गान करते हुए आगे चलते हैं और बस्तर के विकास में इनका भी अहम योगदान है। मुंडा बाजा के सभी वादक भी इनका स्वागत कर रहे हैं, इनका अभिनंदन कर रहे हैं। जिन हथियारों को इनके द्वारा सौंपा गया है और हाथों में भारत के संविधान की प्रति है, AK-47 राइफल्स, SLR राइफल्स, इंसास राइफल्स, LMG गन, बड़ी संख्या में हथियार इन्होंने समर्पित किया है और भारत के संविधान में आस्था जताई है। शीर्ष माओवादी कैडर CCM रुपेश, सतीश, DKSZC भास्कर, राजमन मांडवी, DKSZC रणीता, DKSZC राजू सलाम, DKSZC धन्नु वेत्ती संतु, RCM रतन एलम सहित बड़ी संख्या में माओवादी कैडर मुख्य धारा में लौट आए हैं और यह निर्णायक घटनाक्रम क्षेत्र में स्थायी शांति। तो छत्तीसगढ़ से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जहां पर 200 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और नक्सल उन्मूलन की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम के तौर पर भी देखा जा रहा है। 153 हथियारों के साथ ये आत्मसमर्पण की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाएं खुशियों की दीपावली। MDH